lecture. In this lecture, we are starting with most important concept that is that is array. अब एरे के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं और क्या हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ वी जस्ट स्टार्ट विद एन एरे, तो एरे के अंदर होता क्या क्या चीजें हैं और उसमें हम लोग एरे को बेसिकली डिस्कशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं. तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. सो नाउ फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट एन एरे, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, बेसिकली एरे को हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे ना, इट गोज लाइक दिस. ये मेरा अगर एरे है तो लेट्स से आई एम ट्राइंग टू डिफाइन एरे हियर. अब वो एरे जो है ना, उसका कोई एक स्पेसिफिक साइज होगा. तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया जिसको मैंने नाम दिया ए, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में मैं उसका साइज लिखता हूं. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5. अब ये बेसिकली क्या बता रहा है कि मेरे पास एक एरे बना जिसको एक कलेक्शन ऑफ एरे बना जिसको हमने नाम दे दिया ए, और इसके पास ऐसे मेरा एरे का जो साइज होगा उतने मेमोरी ब्लॉक्स रहेंगे. तो मेरा एरे का साइज अगर 5 है तो यहाँ पे 5 मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे लाइक दिस. फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक को हम लोग 0 से एड्रेस करेंगे. 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4 तक जाएगा. 0 to 4 मतलब 5 हो गया. अच्छा, अब ये मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर आपका वैल्यू क्या सेव होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंट, दैट मीन्स मेरे पास जो एरे है वो इंटीजर टाइप का एरे बना जिसके अंदर एट अ टाइम 5 इंटीजर वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ. ठीक है, बहुत सिंपल है. और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे मुझे अगर कोई वैल्यू डालना है तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, आई विल से इन एरे, एंड दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एन एरे. ये जो नंबर्स हमने डाले हैं, ये नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ एरे. तो मेरे पास जीरो इंडेक्स पोजीशन है 1 2 3 4 लाइक दिस. तो अगर मुझे जीरो इंडेक्स पोजीशन पे, लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड नंबर 20, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए ऑफ 0. दैट इज मेरा एरे का नाम ए है, उसके जीरो इंडेक्स पोजीशन पे 20 ऐड करो तो यहाँ पे ये 20 जाएगा. देन ए ऑफ 1 इक्वल टू 25, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 25 जाएगा. देन ए ऑफ 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 30, तो यहाँ पे 30 जाएगा. इट कैन बी स्टोर्ड लाइक दिस. आई होप क्लियर है सबको. यस. और यहाँ पे ऑफ कोर्स सेमीकोलन आएगा ही. तो ये ऐसा कुछ वर्क करेगा. ठीक है. अब ये तो मैंने आपको बता दिया. अब समझते हैं कि हम लोग जब अगर बात करते हैं कि हमें एरे प्रोग्राम में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे अब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसके अंदर हमारा सेम एरे जाएगा. तो ऑफ कोर्स हमारा प्रोग्राम जो चालू होता है वो होता है इंट मेन से. इंट मेन के अंदर ये मेरा कर्ली ब्रैकेट आ गया, और वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब मैंने यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 5 है. ठीक है, इसको हम लोग, दिस इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन. एंड इंट बी ब्रैकेट, मैं यहाँ पे अगेन एक 5 के साइज का एरे, और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 4 6 8 10. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहां से यहां तक को हम लोग एरे को, दिस इज एरे डिक्लेरेशन, बराबर है. और ये कंप्लीट जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन. तो अगर
मैं सिर्फ एरे का साइज बता रहा हूं, जैसे ए वाला पार्ट मैंने बताया, तो उसको हम लोग एरे डिक्लेयर करना बोलेंगे। लेकिन उसके साथ में अगर मैंने उसी में वैल्यूज अगर ऐड कर दिए तो उसको एरे इनिशियलाइज करना बोलता है। ठीक है, तो दैट्स एरे इनिशियलाइजेशन। आई होप क्लियर है सबको। अब मुझे अगर ये जो एरे है, जो हमने बी वाला एरे जिसको इनिशियलाइज किया, नाउ आई होप हम वर्ड इनिशियलाइज करने का मतलब समझ पाएंगे। सो आई हैव इनिशियलाइज्ड दिस स्पेसिफिक एरे दैट इज बी। अब उसमें अगर मुझे वैल्यूज मैंने इंसर्ट किया है, वैल्यूज क्या इंसर्ट किए, 2 4 6 8 10। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू थिंक, टू कहां पे जाएगा? सो जो सीक्वेंस में हमने नंबर्स दिए वो सेम सीक्वेंस में इंडेक्स पोजीशन अप्लाई होगा। तो मेरा जो एरे है बी वाला, तो बी एरे के अंदर अगेन क्या होगा, सेम ऐसा एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होंगे, है ना? 5 मेमोरी ब्लॉक, ये 0 है, 1 2 3 एंड 4। तो जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे 2 जाएगा, तो आई कैन से जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे 2 जाएगा, 4 8, सॉरी 6 आएगा, यहाँ पे ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, ये 10 आएगा, तो ऐसा जाएगा। अच्छा, अब ये सारे वैल्यूज को अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट कैसे कर पाएंगे? तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? हमने फॉर लूप सीखा हुआ है। तो फॉर लूप अप्लाई करने से हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे? तो फॉर लूप अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो सिंपल सा फॉर लूप चलाना पड़ेगा, और वन बाय वन मेरा फॉर लूप पे जो भी इंडेक्स पोजीशन रहेगा उसको मैं प्रिंट करते जाऊंगा। सो लेट्स ट्राई। यहाँ पे अब मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, आई। देन यहाँ पे मेरा फॉर लूप चलेगा, फॉर आई। अब हमारा इंडेक्स पोजीशन एरे में चालू कहां से होता है? 0 से चालू होता है, तो आई का वैल्यू भी 0 से चालू होगा। आई लेस देन 5 चलेगा, आई प्लस प्लस। क्यों? 0 से 4 तक जाना चाहिए ना, 5 तक नहीं जाएगा कंप्लीट। 0 to 4 मतलब 5 हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, जो भी मेरा आउटपुट स्टेटमेंट है। देन परसेंट डी बराबर है, क्योंकि एवरी टाइम इंटीजर वैल्यू आएगा और मेरा एरे का नाम बी है, तो बी के ith इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट रहेगा इसको प्रिंट करो, तो मेरे एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। ये हमने ऑलरेडी सीखा था। तो स्टार्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मेरा स्टार्ट में यहाँ पे आई का पोजीशन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी के जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, 2 प्रिंट होगा। फिर वापस ऊपर जाएंगे लूप में, आपका जो लूप 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर मेरा आई का वैल्यू 1 हो गया, तो फिर बी ऑफ आई दैट इज बी ऑफ 1 पे क्या है, 4 है, वो प्रिंट होगा। इट गोज लाइक दिस। सो आई होप दिस इज क्वाइट इजी, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? किसी को भी डाउट है? समझ में आ गया सबको? यस, जल्दी बताओ। अदर स्टूडेंट्स आल्सो रिप्लाई। ठीक है, तो अब हम लोग जो ट्राई करने वाले हैं, वो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे ट्राई करेंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन नाउ। ब्राउजर पे जाएंगे हम लोग, तो वी विल जस्ट गो टू ब्राउजर, और ब्राउजर पे हमें यहाँ ध्यान से देखना, आई से ऑनलाइन जी डी बी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला कंपाइलर हम लोग इस बार ट्राई करेंगे। तो ये बेसिकली आपको मल्टीपल अलग अलग प्रोग्राम्स, आई मीन ये एक अच्छा कंपाइलर है, और हम लोग को जो काम करना है उसके लिए ये भी बेटर वे में काम करेगा। तो जब हम लोग अगर ऑफलाइन कोई एक सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो सेम वे में आपको दिखेगा। तो ये वाला ट्राई करना, जीडीबी। ओके, जस्ट नीड टू सर्च ऑनलाइन जीडीबी और ये आ जाएगा। तो ये मैंने ऑन किया, अगर आप देखोगे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इजीली एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, सी सी प्लस प्लस। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर भी मेरे जो एडवांस वर्जन को अलग अलग रहेंगे वो सारे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बहुत इजीली।
है ना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एज सुन एज आई सिलेक्ट सी प्लस प्लस, ये आईओ स्ट्रीम हो गया। अगर मैं यहाँ पे सी अगर सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये एस टी डी आई ओ हो गया, है ना। और अगर मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस 14 अगर सिलेक्ट करूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये चेंजेस आ गए। तो कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो यहाँ पे पता चलेंगे। फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे सी प्लस प्लस पे ही काम करने वाले हैं। सो लेट इफ आई जस्ट रिफ्रेश दिस, और यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि हम लोग सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सी प्लस प्लस पे हमारा काम चल सकता है, और यहाँ पे ये आपको एसटीडी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन विंडो है जिसपे अभी हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ये डीबग का और ये सारे ऑप्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो इफ आई जस्ट अगेन स्टार्ट ऑनलाइन जीडीबी, और यहाँ पे आके हम लोग आई सिंपली जस्ट सिलेक्ट सी प्लस प्लस एंड दैट्स इट। ये आ गया मेरे पास सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरे पास सी प्लस प्लस आ गया है, और इसके अंदर अब हम लोग काम करेंगे। तो बी विथ मी, जो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये इफ यू नोटिस केयरफुली, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है सी प्लस प्लस से। तो हमारा जो हेडर फाइल है वो हेडर फाइल हमारा होगा आईओ स्ट्रीम, बराबर है। तो यहाँ पे हमने आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये सी आउट है। और सी उसके आगे अगर मुझे यहाँ पे एरे डिक्लेयर करना है, तो अगेन इसके अंदर भी एरे डिक्लेरेशन कुछ तकलीफ नहीं है, जैसा हम लोग सी में करते हैं वैसे ही एरे डिक्लेरेशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सेम कोड जाएगा। सी आउट आई मीन आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक सिंटेक्स चेंज होगा। तो अगर आपको सी में लिखने आ रहा है, सी प्लस प्लस आराम से आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 5 का है। अब मेरे पास ए नाम का एरे है विद द साइज 5। अब मुझे उसके जीरो इंडेक्स पोजीशन पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख के यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 10। देन ए के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे मैं वैल्यू डालता हूँ 20। देन ए के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे आई पुट अ वैल्यू 30। देन सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे दो तीन वैल्यूज डालेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने ऐड तो कर दिया। इसके बाद में ये अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो भी चलेगा। और यहाँ पे आई कैन सिंपली जस्ट से वी हैव फंक्शन साइज ऑफ। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि वो चेक कर रहा है। तो साइज ऑफ ए, ये बेसिकली मुझे मेरा एरे का साइज बताता है, इसके लिए होता है ये। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं, std::, चलो अभी रन करता है। तो ये अगर आप देखोगे ये मुझे बता रहा है साइज ऑफ ए यहाँ पे ये कुछ तो प्रिंट कर रहा है। तो वो बेसिकली मुझे बताएगा कि मेरा जो एरे है उसके लिए कितने मेमोरी लोकेशन सेव्ड है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय साइज ऑफ ए। क्लियर है। तो ये यहाँ पे वो मेमोरी ब्लॉक्स जो रिजर्व्ड है ना, तो बाय द वे एक इंटीजर जो रहता है, हमने डेटा टाइप्स अगर पढ़ा रहेगा, तो एक इंट वैल्यू के लिए 2 बाइट सेव होता है। तो अगर मैंने सॉरी 4 बाइट होता है जो एडवांस आपका है। तो अगर 5 4 अगर आप देखेंगे 20 होता है। तो 20 बेसिकली 20 बाइट्स सेव्ड है। इसके लिए वो साइज ऑफ मेरा जो एरे है उसको वो यहाँ पे 20 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका साइज चेंज करके 10 करूं, एंड नाउ इफ आई रन दिस, तो ये आपको 40 बताएगा। इफ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये 40 बता रहा है ना। और यहाँ पे ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, जो एडवांस प्रोग्रामिंग हम लोग सी में कैसे करते हैं ना, वो यहाँ पे ध्यान से समझो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है बेसिकली सी आउट के लिए std::, सी आउट। बस इतना आपको याद रखना है, और ये प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। इसके लिए मैं ये वाला बता रहा हूँ। अब इसी में हम लोग सी प्रोग्राम भी लिखेंगे। ओके, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? कुछ भी बड़ा नहीं किया हमने। Am I clear till this point? Everyone, reply quick. Yes? Are you with me? ये कंपाइलर आपका ऑन है, ट्राई किया आप लोगों ने। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इतना हो गया।
अब मैं यहाँ पे अगर मुझे ए के 0th इंडेक्स पोजीशन पे, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, सी आउट, ओके, एंड ए के 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, है ना, एंड देन आई जस्ट गो एंड रन दिस कोड। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे ये 40 एंड 10 एक ही लाइन में बता रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आई हैव टू राइट एंड एल। एंड एल का मतलब क्या होता है, एंड एल का मतलब रहता है एंड लाइन। तो यहाँ पे अब मैं एंड एल करके इफ आई जस्ट रन दिस, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम्म, अच्छा एंड एल, कौन सा चल रहा है इसमें, मैं भूल गया। ठीक है चलो, अभी के लिए आउटपुट तो आ रहा है, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं C++14 पे करूँ तो हो रहा है क्या, नहीं ले रहा है, ठीक है। तो एंडल नहीं चल रहा है हमारा इसमें, नो प्रॉब्लम। चलो यहां तक तो सबको क्लियर है ना, इसके आगे हम लोग आगे आगे प्रोग्राम करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर, जस्ट 1 मिनट, चलना तो चाहिए कुछ तो करके। अच्छा, तो जैसे हमने सी आउट लिखा था वैसे लिखना पड़ेगा। तो आई हैव टू राइट std:::, एंड एल। अब चलेगा, लेट्स ट्राई नाउ। ये देखो, ठीक है, दिस इज वर्किंग नाउ। तो यहाँ पे तकलीफ ये है कि आपको ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस डालना है। तो अब ये बार बार ना डालना पड़े इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब मैंने अगर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std अगर लिख दिया है तो इसके आगे मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सी आउट सीधा लिख सकता हूँ और एंड एल भी सीधा लिख सकता हूँ। नाउ दिस विल गिव मी द सेम रिजल्ट। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट याद रखना है, यूजिंग नेम स्पेस एंड std डालना है यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग हमारे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे इसको भी मैं एंड एल कर देता हूँ, सॉरी। अच्छा, ये हमारा इतना प्रोग्राम है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये तो मैंने कर लिया, मैंने साइज ऑफ ए प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट %d/n एंड यहाँ पे मैं डालूंगा ए के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको प्रिंट करो, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जब मैं इसको फर्स्ट टाइम अगर रन करूंगा, ठीक है, ये कोड को अगर मैं फर्स्ट टाइम रन करूंगा तो ये क्या बताएगा, आपको दिख रहा है ये आउटपुट दे रहा है। तो ए के 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है ये इसने प्रिंट किया। मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया,
मैंने स्टार्ट कोड किया सी प्लस प्लस से, बराबर है, जिसमें सी आउट यूज करते हैं, और उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे सी वाला कोड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ किया है ना, और सेम वे मैं यहाँ पे अगेन लिख सकता हूँ सी आउट, एंड आई कैन प्रिंट सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो, तो बेसिकली हमारे पास जो कंपाइलर है वो कंपाइलर इतने हमारे स्मार्ट है कि मैं कुछ लाइन ऑफ कोड मेरे सी में लिख सकता हूँ, कुछ लाइन ऑफ कोड में मैं सी प्लस प्लस में लिख सकता हूँ, और साथ में हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट थिंग कि मैंने यहाँ पे सी भी ऐड किया, सी प्लस प्लस भी ऐड किया। अच्छा, अब क्लीन कोड रखने के लिए मैं यहाँ पे दोनों हेडर फाइल डाल सकता हूँ। तो हमारा सी वाला जो हेडर, सॉरी, सी प्लस प्लस का आईओ स्ट्रीम रहता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और जो हमारा सी रहता है उसके लिए हमारा जो हेडर फाइल रहता है वो रहता है एस टी डी आई ओ, बराबर है, एस टी डी आई ओ, दैट इज द हेडर फाइल। डॉट एच नहीं लिखते हम लोग बाय द वे यहाँ पे। तो ये मैंने दो हेडर फाइल्स जो है वो ऐड किए, एंड अगेन इफ आई रन दिस विल जनरेट द सेम रिजल्ट फॉर मी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इसको ये हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको सिंपली हटा सकता हूँ, नहीं चाहिए तो ठीक है भाई, उसके बिना हमारा काम वो करके दे रहा है। ओके, अगर नहीं हुआ तो दोनों हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड कर देंगे। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पे अगर ये वे में नहीं ले रहा है तो चलो एक ट्राई करते हैं इसको डॉट एच डाल के, एंड नाउ लेट्स ट्राई। ओके, सो दिस गिविंग मी द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, एक कोड हमने लिखा जो कोड के अंदर कुछ चीजें मेरे जो थे वो हमारे सी में लिखे हमने, और कुछ चीजें हमने सी प्लस प्लस में लिखे। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोड जो मैंने अभी आपको सिखाया। आई होप डाउट नहीं है किसी को, यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी मैंने सिखाया? किसी को भी डाउट है? बताओ जल्दी से, एनीवन एनी डाउट? एंड आई होप आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा। तो व्हाट वी लर्न हियर कि हम लोग सी सी प्लस प्लस कोडिंग साथ में डाल सकते हैं। तो आपको अगर सी आ रहा है तो वो सी को हम लोग सी प्लस प्लस में कैसे लिखते हैं वो अभी हम लोग सीखते जाएंगे, और वही प्रैक्टिस करेंगे। रिप्लाई अदर स्टूडेंट्स, यस, रिप्लाई क्विक, एम आई क्लियर विद दिस? ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, मैंने आपको अभी जस्ट थियरी में एक पॉइंट सिखाया था, दैट इज एरे इनिशियलाइजेशन। तो अभी हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज नहीं किया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, वो एरे को इनिशियलाइज करेंगे, और एरे इनिशियलाइज करने के बाद में उसके अंदर अभी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल जो एरे है ना, ये एरे को मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है ना, इनिशियलाइज नहीं किया है, और उसमें हमने ये सारे वैल्यूज डाले थे। तो अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे इंडिविजुअली नहीं डालना है, और मुझे पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट फ्यूचर में आएंगे ये एरे के अंदर। तो इसके लिए अगर मुझे पक्का पता है कि 5 एलिमेंट्स ही आएंगे, तो मैं ये एरे का साइज यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। फिक्स साइज एरे बोलते हैं इसको। अगर मैंने ए ब्रैकेट में अगर 5 लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स साइज्ड एरे। एरे का साइज मैंने फिक्स कर दिया, कॉमन सेंस है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर नहीं पता है तो मैं ये एरे को फ्लेक्सिबल साइज एरे रख सकता हूं। मतलब मैं यहाँ पे नंबर्स जो है मेरे डालते जाऊंगा। तो अभी मुझे नहीं पता है ये मैंने कितने एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, और आगे और कितने एलिमेंट्स आएंगे, बट स्टिल दिस विल वर्क। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और ब्रैकेट मैंने ब्लैंक रखा है। इसका मतलब है कि मेरा जो एरे है ये फ्लेक्सिबल एरे है, जिसमें हम लोग चाहिए उतने ज्यादा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैंने यहाँ पे अगर 5 लिखा है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख के अगर ये डालूंगा ना, फिर ये एरर देगा मुझे। क्यों? मेरा एरे का साइज फिक्स्ड है, और आपने ज्यादा एलिमेंट डाल दिए तो वो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, तो एरे में कुछ भी मत लिखो, एरे को खाली डिक्लेयर कर दो, ब्लैंक एरे डिक्लेयर कर दो, फ्लेक्सिबल एरे डिक्लेयर कर दो, और उसके बाद चाहिए उतने एलिमेंट्स आप डाल सकते हो। अब अगर मैं वापस इसको रन करूं, दिस विल वर्क द सेम वे। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि ये सेम वे में वर्क कर रहा है।
जो वो धीरे धीरे जो है हमारा जो साइज है वो आपको दिखेगा कि वो बढ़ाते जाता है। सिंपल ये होता है। ओके, सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। ओके, अब मैं यहाँ पे चाहिए तो एरे का साइज भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एरे का साइज डाल देता हूँ 10। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, अगर मैंने एरे को फ्लेक्सिबल एरे भी दिया तो भी उसने मेमोरी ब्लॉक्स जो है ना वो 40 दिए। मतलब यहाँ पे उसका लिमिटेशन है कि वो एक एरे के अंदर इतने ही ब्लॉक डालेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली डालू या मैं यहाँ पे 10 डालू, लेट्स से मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ। अब समझते हैं, अब 20 में वो क्या करता है। तो 20 में उसने मेमोरी ब्लॉक कितने दिए, 80 दिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे उसको ब्लैंक रखूंगा तो भी वो काम कर पाएगा, और अगर मैं उसको 20 80 कुछ भी अगर देता हूं तो भी वो काम कर पाएगा। तो ये बेसिकली हमारा पैटर्न होता है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करके मैं लिखता हूं कि मेरे पास एरे के 8th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट करो, यहाँ पे 9th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट करो, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 10th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो, एंड लेट्स रन दिस। ये देखो, तो ये 10th इंडेक्स पोजीशन पे कोई एलिमेंट नहीं है, इसके लिए जीरो प्रिंट कर रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे 20 एलिमेंट्स डाले ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे और एलिमेंट्स अगर ऐड करूंगा तो इसके बाद अगर आप देखोगे कि वो आगे का और नए एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट करते हुए दिखेगा आपको। ये देखो, अब मेरे पास सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो दैट्स इट। हम लोग ये एरे को छोटा सा भी रख सकते हैं, और अब मुझे अगर कुछ वैल्यूज अगर इंसर्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे सेम वे फॉर लूप से भी अगर मुझे ये सारे एलिमेंट्स अगर प्रिंट करने हैं तो फॉर लूप से हम लोग कैसे करेंगे। ये सारे एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट सिंपली डिलीट दिस। ये सब मैं हटा देता हूँ, ये लाइन भी हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, आई जस्ट सिंपली ऐड फॉर लूप। तो फॉर लूप ऐड करने का तो आपका कंसेप्ट सेम है, जैसा हमारा सी में होता है वैसे ही यहाँ पे डालते हैं आई इक्वल टू 0, देन सेमीकोलन, आई लेस देन 20, देन आई प्लस प्लस। और ये मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सी आउट और ए स्क्वायर ब्रैकेट आई, एंड हर एक एलिमेंट अलग अलग प्रिंट हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंड एल डाल दूंगा, है ना। तो ये हमने ऐसा लिखा, और उसी के जगह पे अगर मुझे इसको सी में लिखना रहता तो सी में मैं कैसे लिखता, यहाँ पे आई सिंपली से प्रिंट एफ ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग लिखते %d स्लैश एन कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता ए का ith इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको प्रिंट करो, है ना। तो एक सेम कोड है, खाली अंदर वाले आपके जो सी आउट वाली लाइन है वो चेंज होता है। सो लेट्स रन दिस। रन करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे सारे एलिमेंट्स जो है वन बाय वन उसको प्रिंट करना वो चालू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कंसोल, तो ये बेसिकली रन करने का ट्राई कर रहा है। ओके, अब रन करने में यहाँ पे 0 0 दे रहा है वो, ठीक है। तो अब अगर हमें 0 0 नहीं चाहिए तो हमें प्रॉपर वैल्यूज डालने पड़ेंगे। और बाय द वे ये ऊपर आप अगर देखोगे ना, ये ऊपर उसके बाकी के जो नंबर्स है वो आ रहा है, लास्ट में 0 0 दे रहा है। कितने जीरो दे रहा है, 4 जीरो दे रहा है। क्यों, मुझे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। अब ये एक भी जीरो नहीं देगा, ठीक है। तो नाउ इफ आई रन दिस, ये देखो ये एक भी जीरो नहीं देगा। ओके, और यहाँ पे ये सब कुछ आपको बता रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो लास्ट में ये रिटर्न जीरो लिखते हैं, यहाँ पे ये आपको बता रहा है ना, प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0। तो यहाँ पे ये कंपाइलर जब अगर आप यूज करोगे तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, दिस विल स्टार्ट मेकिंग सेंस फॉर यू कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न जीरो क्यों डाल रहे हैं। क्यों, बिकॉज मेरा प्रोग्राम विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो गया। ये आपके कंपाइलर प्रूफ कर रहा है, यहाँ पे ये रिटर्न करता है बेसिकली। So this is more technical kind of a thing. I hope that's clear to everyone. अच्छा, अब हमारे पास ये पूरा जो मैंने फॉर लूप लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, फोकस।
तो ये पूरा जो मैंने फॉर लूप लिखा है ना यहाँ पे, ये पूरा फॉर लूप लिखने का एक शॉर्टकट मैनर भी रहता है, और वो शॉर्टकट वे रहता है कि मैं यहाँ पे अ, ये फॉर लूप मैं हटाता हूं। ध्यान से देखो, ये वाला तो हमें पता है। इसके जगह पे मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसको मैंने बता दिया कि भाई ए जो है ना, ए वाले एरे में से चीजें आपको प्रिंट करना है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स। ठीक है, तो मेरे पास ए जो है ये मेरा एरे है, और वो एरे में से 1 by 1 एलिमेंट एक्स में आएगा, और एक्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो ये आपका एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारा सी में काम करता है। तो यहाँ पे इफ यू नोटिस, मेरा पूरा काम एक ही लाइन में हो गया। मुझे 3 अलग अलग कंडीशन डालने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द शॉर्टकट वे। क्या किया मैंने सिंपली यहाँ पे बोल दिया कि भाई मैंने एक वेरिएबल बना दिया एक्स नाम का, और उसके आगे मैंने एरे का नाम डाल दिया। तो मेरा जो एरे है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, तो वो एलिमेंट में से एक एक एलिमेंट एक्स में आएगा, और ये एक्स को प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, मुझे इंक्रीमेंट या कंपैरिजन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे एरे में से सारे एलिमेंट खत्म नहीं होते, तब तक ये बिल्ट इन मेरा फॉर लूप चलेगा। दैट इज द स्ट्रेंथ। आई मीन हम लोग सीखने के लिए स्टार्ट में फॉर लूप सीखते हैं वो वे में, लेकिन बहुत बार जब अगर हमें रन करना है, तो मुझे यहाँ पे पूरा तीनों कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सेम चीज यहाँ पे, ये लाइन को मैं कमेंट करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, %d, है ना, /n, कॉमा, यहाँ पे क्या डालना है आपको, x डालना है। दैट्स इट। लेट्स ट्राई अगेन। इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो अभी भी आपको सेम रिजल्ट दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। दिस इज समथिंग जहां पे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट द कोडिंग। अब तक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। एम आई क्लियर विद दिस? सो ऐसे कुछ चीजें जो है ना, वो हमें बेसिकली आते हैं जब हम, अगर हम लोग बात करते हैं एक्चुअल कोई प्रोजेक्ट के बारे में, या बड़ा कोई जॉब पे जब अगर हमें कोई यूनिक एप्टीट्यूड या टेक्निकल राउंड में एमसीक्यूज आते हैं, या जो टेस्ट होते हैं, तो ये वाले कोड्स हम लोग डालते हैं, और ये कोडिंग हमें आना चाहिए। जल्दी से ट्राई करो और बताओ मुझे, किसी को भी डाउट है? और अब मुझे अगर यहाँ पे यूजर से अगर इनपुट लेना है, तो मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, ये मैं प्रिंटफ वाला लाइन कमेंट कर देता हूँ। सी आउट पे रहते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोग सी आउट में करेंगे वैसे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, आई टेक द साइज ऑफ एरे फ्रॉम यूजर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई से इंट n, देन आई से सी आउट double quotes, okay, and I'll say enter size of array। मैंने यूजर को बोला है, और उसके बाद में यूजर जो भी एंटर करेगा, इसको मैं एन में कैच कर रहा हूं, और मैं वो एन को मेरे एरे में पास करूंगा। तो क्या हो गया, अब मेरे पास यहां पे ये पूरा एलिमेंट्स अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोले, मैंने खाली एक एरे डिक्लेयर करना है। एरे डिक्लेयर कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। और उसके बाद एरे का जो भी साइज रहेगा, उसमें मैं बोल रहा हूं कि एरे के 0th इंडेक्स पोजीशन पे 20 ऐड कर दो। बाकी एरे का जो भी साइज रहेगा, मिनिमम 0 तो देना ही पड़ेगा, है ना। आई होप क्लियर है, समझ में आया। अब मैं अगर इसको रैंडम कोई साइज अगर देता हूं, तो बाकी के जो मेमोरी लोकेशंस रहेंगे ना, उसके ऊपर कोई तो डमी वैल्यूज जो है ना, वो आपको प्रिंट होते हुए मिलेंगे। तो इसको हम लोग रन करते हैं। जब मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो, ये मुझे पूछ रहा है एरे का साइज। मैं यहाँ पे एरे का साइज डालता हूँ 10। तो अब ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, एरे के 0th इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ पे मैंने क्या इंसर्ट करने बोला था, 20।
और उसके बाद आप अगर देखेंगे ना, कोई रैंडम मेरे मेमोरी लोकेशंस के जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट कोई तो गार्बेज वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डाल रहा है। तो जब अगर हम लोग एरे को ब्लैंक छोड़ते हैं तो कहीं ना कोई वैल्यूज यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दूं लाइक दिस, और फिर अगर हम लोग वापस आई मीन अगर मैं इनिशियलाइज करूंगा तो आपको समझ में आ रहा है, ये वैल्यूज जो है, ये डमी वैल्यूज जो है ये हट जाएंगे और उसके जगह पे रियल मेरे वैल्यूज जाएंगे। लेकिन अगर वो मैं ना करूं तो फिर क्या होगा, तो वो टाइम पे यहाँ पे ये सेम पैटर्न हमारा काम करेगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने जो भी कुछ आपको बताया वो बहुत ज्यादा क्लियर है हमें, और कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें सी कोडिंग आता है तो सी प्लस प्लस में भी हम लोग सिमिलर वे में कोड कर सकते हैं। ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैंने अभी जस्ट आपके सामने करके बताया, राइट। तो आपको ये जीडीबी कंपाइलर जो है यहाँ से हम लोग यूज करेंगे, ये आपका बेटर मैकेनिज्म है जहाँ पे कुछ टेक्निकल वे में वो आपको बता रहा है, और डीबग ऑप्शन भी है, वो बाद में देखेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है उसका। चलो क्विक, यहाँ तक जो मैंने कोड बताया वो आपने भी ट्राई किया, हो गया हमारा कोड इतना लिख के? यस, जल्दी बताओ, इज इट डन टिल दिस पॉइंट? अदर स्टूडेंट्स, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल। चलो तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नाउ, अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। Hmm. So now we'll start with very important and quite interesting concept. Next जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर। अब ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर होता क्या है, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहला होगा डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, देन सेकेंड होगा साइज ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड होगा डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर। अब एरे के अंदर एरे डिफाइन करना और डिक्लेयर करना क्या फर्क था, मैंने जस्ट आपको बताया, तो आई होप आपको याद रहेगा। एंड इसके बाद में एक्सेसिंग मेंबर्स विद इन द स्ट्रक्चर, जैसे एरे के अंदर उसके एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस कर रहे थे, वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे आपका काम करेगा। तो स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या रहता है, मुझे कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अब लेट्स अज्यूम कि मुझे, मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मेरे पास रेक्टेंगल है। तो अब दुनिया में कोई भी रेक्टेंगल्स होंगे ना, तो उनके दो ही साइज होंगे, दो ही साइड होंगे, एक उनका लेंथ होगा और एक उनका ब्रेथ होगा, राइट। लेंथ एंड ब्रेथ, ये दो ही चीजें तो होंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, कि मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि जब कभी कोई भी अगर एक रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने का अगर बात करेगा, तो उसके टाइम पे मुझे उसको साइज कैलकुलेट करना है, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्चर, जिसको मैं नाम दे देता हूं रेक्टेंगल, शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट, पहला मैंने यहाँ पे बता दिया लेंथ, पहला मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एल, दैट इज फॉर लेंथ। सेकेंड मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया बी, दैट इज फॉर ब्रेथ। ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने दो इंटीजर डिफाइन किए, तो इसके लिए 2 बाइट रिजर्व होंगे,
इसके लिए 2 बाइट रिजर्व होंगे। तो मेरा टोटल स्ट्रक्चर जो है ना, इसके लिए टोटल जो बाइट्स रिजर्व हुए हैं वो कितने रिजर्व हुए? 4 बाइट्स। ठीक है, 4 बाइट्स रिजर्व हुए। क्यों? बिकॉज एक मेरे स्ट्रक्चर के अंदर 2 बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है, लेंथ एंड ब्रेथ, और ये दोनों को आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। तो ऐसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को मैं यूज करूंगा। तो मैंने पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर रेक्टेंगल नाम से। अब मैं मेरा प्रोग्राम लिखता हूं, इंट मेन। ओके, ऊपर हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे सेमीकोलन डालता है। तो ये मेन मेथड पे आ गए हम लोग। और यहाँ पे मैं अच्छा, ऊपर हमने एक गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका कीवर्ड लिखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं। तो इसका कीवर्ड रहता है स्ट्रक्ट, इतना लिखना पड़ता है। तो स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आऊंगा, तो यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है और उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल बना दिए। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि कोई भी अगर रेक्टेंगल कैलकुलेट होगा तो उसमें लेंथ और ब्रेथ रिक्वायर्ड होगा ही। उस वह दोनों में से अगर एक भी वैल्यू मिसिंग रहेगा तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने वो रिक्वायर्ड 2 चीजों को, 2 फील्ड को एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो सॉरी, मैं स्ट्रक्चर को कॉल करूंगा। तो मैंने ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको कॉल करूंगा मैं, उसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग बेसिकली। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेक्टेंगल, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया मेरे प्रोग्राम में, दैट इज विद द हेल्प ऑफ आर। ठीक है। तो अब सेम जैसे आर जो है, इसके लिए वापस 2 स्पेस यहाँ पे डिफाइन होंगे, एक लेंथ के लिए एक ब्रेथ के लिए, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू जाएगा। अब अगर यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्चर को यहाँ पे, अब उसके वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। तो वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, दिस इज द डिक्लेरेशन। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो वो कैसे करता है वो सिखाता हूं, अब ध्यान देना। तो अगर मुझे सीधा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल राइट स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर, और उसके आगे जैसे एरे को इनिशियलाइज करने के टाइम पे हम लोग वैल्यूज डालते थे ना, वैसे यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, मेरे पास जो ऊपर स्ट्रक्चर मैंने बनाया था रेक्टेंगल नाम का, इसके अंदर 2 वेरिएबल थे, लेंथ और ब्रेथ। पहले लेंथ था फिर ब्रेथ था। तो यहाँ पे जब मैंने वो सेम स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने का मतलब है वैल्यू डाला, तो ये 10 जो है ये लेंथ में जाएगा, 5 जो है ये ब्रेथ के लिए जाएगा। सो दिस इज हाउ इट गोस। एंड अगर मुझे इसमें चेंजेस अगर करना है तो मैं यहाँ पे चेंजेस कैसे कर सकता हूँ, या नए वैल्यूज अगर असाइन करना है, अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने इनिशियलाइज करने के टाइम पे रेक्टेंगल को आर से मेंशन किया हुआ है, और रेक्टेंगल के अंदर ये एल नाम का जो है मेरा वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर डॉट एल इक्वल टू 15। तो क्या होगा, ये 10 हटके इसके जगह पे 15 स्टोर हो जाएगा। तो ये वे में हम लोग उसके एलिमेंट्स जो है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड सेम वे अगर मैं यहाँ पे आर डॉट बी लिखूंगा और 5 के जगह पे इफ आई एंटर 10, तो ये क्या होगा, ये 5 हट के यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये वे में हम लोग जो एक स्ट्रक्चर बनाता है ना, वो स्ट्रक्चर के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। और मुझे अगर इसको आउटपुट में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर सी में करना है तो मैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और उसके आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और मुझे पता है कि मुझे वैल्यूज जो प्रिंट करने हैं वो इंटीजर में प्रिंट होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा %d। देन मैं यहाँ पे डालूंगा आर डॉट एल मल्टीप्लाई विद आर डॉट बी, दैट्स इट। और इतना ही। तो अब क्या होगा, ये मुझे पूरा कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट बता देगा मेरे लिए। दैट इज पॉसिबल। आई होप क्लियर है सबको, समझा सबको मैंने क्या बोला वो। ये जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, किसी को भी डाउट है? और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका कोड जो है वो खत्म होगा।
एनीवन एनी डाउट फॉर दिस? इसको मैं थोड़ा अगर छोटा करूं, सो दिस इज व्हाट वी डन नाउ। एम आई क्लियर? यस, क्विक क्विक। तो जो मैंने अभी यहाँ पे कोड सिर्फ सिंपली आपको एक्सप्लेन करके बताया, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इज वेल। यस, क्लियर है? ओके। तो जो मैंने अभी कोड यहाँ पे स्क्रीन पे करके बताया, आपको क्या करना है, आपको सेम ऑनलाइन कंपाइलर पे ये कोड एग्जीक्यूट करके आउटपुट का स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है? सो I'll give you some time so that you can practice and share that code. Okay? So let's take 15 minutes का टाइम। तो आपका एक छोटा सा ब्रेक भी हो जाएगा और ये कोड को प्रिंट करना है, और उसके आगे फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो विल कनेक्ट बैक एट 8:40। ठीक है? 8:40 को वापस कनेक्ट करेंगे। कंप्लीट करो जल्दी से, ग्रुप में शेयर करो। So let's start again. Why do we require structure? Structure collection of, जैसे हमने बताया पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया। स्ट्रक्चर हमने क्या नाम से डिफाइन किया? रेक्टेंगल नाम से भी डिफाइंड अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? कलेक्शन ऑफ कुछ वेरिएबल्स जो है, ये हम लोग साथ में रख सकते हैं इसके लिए। नॉर्मल अगर मैं वेरिएबल अगर बनाता हूं तो वो कौन से बन सकते हैं? नॉर्मल वेरिएबल आपके इंट वेरिएबल बनेगा, है ना, जिसके अंदर एक वैल्यू जाएगा। और एरे बनेगा, जैसे अगर मैं इंट ए ऑफ 10 लिखता हूं तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स जाएंगे। बट व्हाट इफ आई वांट अ वेरिएबल विच कैन सेव इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप के वैल्यूज, तो वो टाइम पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्ट हमने लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया रेक्टेंगल नाम से, और उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, लेंथ एंड ब्रेथ। अब जब मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल फॉर स्ट्रक्चर। तो हमने हमारा स्ट्रक्चर वाला वेरिएबल बनाया। कैसे पता चला? तो यहाँ पे हमने लिखा कि स्ट्रक्चर कौन सा? रेक्टेंगल, और उसके लिए वेरिएबल बनाओ। तो जब मैं ये आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ना, तो आर विल हैव टू मेमोरी लोकेशन, वन फॉर लेंथ, वन फॉर ब्रेथ। नॉट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल, अगर मैं इंट आर करूंगा, दिस विल हैव ओनली वन मेमोरी लोकेशन, है ना, जो इंटीजर वैल्यू सेव करने के लिए है। लेकिन आर नाम का जो वेरिएबल है, दिस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। इसके पास आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपने जितने अलग अलग एलिमेंट्स, सॉरी वेरिएबल्स बनाए रहेंगे, वो सारे वेरिएबल्स का जो भी साइज रहेगा वो इसको मिलेगा, और उतने ही वैल्यूज आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर हमें डाउटफुल लगा है, तो आगे हम लोग कंसिडर करते हैं, आगे आपको और समझेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, अगर हमें थोड़ा बहुत अगर पता रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली रियल और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग एक कुछ भी एग्जाम्पल समझे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी बाय द वे ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इट कैन बी 4 + i3। तो ये मेरा एक रियल नंबर हो गया, दिस इज अ रियल नंबर, एंड ये मेरा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो मैं इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखूंगा? आई डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, और उसके आगे मैं यहाँ पे मेरे स्ट्रक्चर को नाम दूंगा। मेरा स्ट्रक्चर का नाम रहेगा कॉम्प्लेक्स, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर मुझे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे।
तो दो वेरिएबल, पहला वाला मेरा वेरिएबल इंट टाइप का रहेगा, दूसरा वाला वेरिएबल भी मेरा इंट टाइप का रहेगा। पहला वाला वेरिएबल रियल नंबर सेव करेगा, दूसरा वाला नंबर वेरिएबल इंटीजर नंबर सेव करेगा। तो आई हैव अ स्ट्रक्चर दैट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस कैन सेव टू वैल्यूज, है ना। अब जब मैं कभी अगर मेन प्रोग्राम के अंदर इंट मेन प्रोग्राम के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाके वेरिएबल बनाता हूं, तो मैं यहाँ पे कैसे वेरिएबल बना सकता हूं, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, और इसका मैं फर्स्ट वेरिएबल बनाऊंगा लेट्स से C1। तो ये जो वेरिएबल बना मेरा स्ट्रक्चर का, इसके पास बाय डिफॉल्ट दो मेमोरी ब्लॉक्स इसके लिए सेव्ड रहेंगे। और कितना मेमोरी इसके लिए सेव्ड रहेगा, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये जो मेरा इंटीजर है इसके लिए 4 बाइट्स जाएंगे, इसके लिए 4 बाइट्स रिजर्व्ड होता है, और टोटल मेरे 8 बाइट्स है। तो मेरा ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइज कितना हुआ, 8 बाइट्स। तो मैंने ये जो C1 वेरिएबल बनाया, इसको कितना मेमोरी असाइन हुआ, 8 बाइट्स असाइन हुआ। क्यों, मेरा स्ट्रक्चर का साइज वो है, इसके लिए 8 बाइट्स असाइन हुआ। तो यहाँ पे मेरा रियल नंबर सेव होगा, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर सेव होगा। अच्छा, और एक एग्जाम्पल समझते हैं अगर ये भी नहीं समझा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल डिक्लेयर वन स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट। अब मुझे जो भी स्टूडेंट है उनका एडमिशन लेना है, और जब कभी अगर मैं एडमिशन लूंगा ना, तो वो टाइम पे मुझे उनके पास से एक फिक्स नंबर ऑफ डिटेल्स लेना है। इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत प्रॉपरली। ओके, जस्ट वन। तो अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट वाला। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, आई जस्ट डिक्लेयर स्ट्रक्ट। ओके, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, स्ट्रक्चर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट लिखा, उसके आगे मैंने उसको नाम दे दिया स्टूडेंट। ओके, और अब ये स्टूडेंट वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मुझे जो स्टूडेंट है उनसे क्या क्या वैल्यू लेने हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो मुझे स्टूडेंट से लेट्स से मुझे उनका रोल नंबर सेव करना है। तो मैंने पहला वेरिएबल बनाया रोल नंबर। इसके बाद में मुझे स्टूडेंट का नेम सेव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर नेम। अब नेम एक कैरेक्टर का तो होता नहीं है, बराबर है। और हमारे पास C++ में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे कैर डेटा टाइप करना पड़ेगा, और वो कैर डेटा टाइप को हम लोग एज एन एरे बनाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि स्टूडेंट का जो नेम रहेगा वो 25 कैरेक्टर जितना बड़ा हो सकता है। देन मैंने उसको बताया कि अब मुझे स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में है, वो 10 कैरेक्टर में मैं सेव करूंगा। देन स्टूडेंट का एड्रेस मुझे सेव करना है, तो स्टूडेंट का एड्रेस मैं 50 कैरेक्टर में सेव करूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट से ये सारे वैल्यूज लूंगा। तो जो भी स्टूडेंट वेरिएबल में बनाऊंगा आगे, जो भी स्टूडेंट वेरिएबल बनाऊंगा उसके लिए मुझे रोल नंबर ये वो तीन चार अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल बनेगा जो ये सारे वैल्यूज बेसिकली होल्ड करेगा। और इसका साइज क्या होगा, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका साइज अगर मैं बोलूं, तो ये आपका 4 बाइट्स है ना। ये 4 बाइट्स है, ठीक है। फिर हमें पता है कैरेक्टर 1 बाइट होता है, तो अगर मैंने कैरेक्टर एरे 25 का बनाया तो ये 25 बाइट्स हो गए। ये मेरा एरे का कैरेक्टर एरे है जिसका साइज 10 है, तो ये 10 बाइट्स हो गए। देन यहाँ पे एरे है, कैरेक्टर एरे है 50 के साइज का, तो ये 50 बाइट्स हो गए। तो अगर टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको टोटल यहाँ पे मिलेगा ये 50 60 70 80 85, और 85 और 4 89, तो अराउंड 89। अच्छा, ये मेरा 2 बाइट भी हो सकता है ना। तो ये 87 बाइट्स होंगे, 4 बाइट्स नहीं, 2 बाइट्स। जब हम लोग उसको ऑनलाइन कंपाइलर में करते हैं तो वो एडवांस कंपाइलर इंटीजर के लिए 4 बाइट रिजर्व करता है। लेकिन नॉर्मली आपके मोस्ट ऑफ कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम या वो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, इंट के लिए 2 बाइट्स असाइन होता है। क्लियर है। तो 2 बाइट अगर ऊपर कंसिडर करेंगे, एक एक बाइट मेरा कैर के लिए है। तो अगर मैंने 25 कैरेक्टर अगर सेव करना है, तो 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, 25 bytes, 10 bytes, 50 bytes, total 87 bytes. So this is the size of my structure. Size of स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, स्टूडेंट।
तो अब मैं यहाँ पे क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं, जब कभी मैं स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने मेरा कस्टमाइज स्टूडेंट नाम का अब मेरा वेरिएबल बनेगा, और वो स्टूडेंट नाम के जितने वेरिएबल बनेंगे हर एक वेरिएबल को 87 बाइट्स ऑफ मेमोरी असाइन होगा। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट नाउ स्टूडेंट नाम का हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई ट्राई टू डिक्लेयर स्टूडेंट वेरिएबल। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे मुझे ऑफ कोर्स मेन मेथड आएगा हमारा। तो ये मेरा मेन मेथड आ गया, और मेन मेथड के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, विल राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एग्जैक्ट सेम नाम लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जैसे लिखा है वैसा सेम, और उसके आगे मैं वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एस नाम का। तो अब मेरा जो एस नाम का वेरिएबल है, वो एस नाम का वेरिएबल को क्या क्या मेमोरी ब्लॉक असाइन हुए हैं। तो मेरा एस नाम का जो वेरिएबल है, ये मेरा एस नाम का वेरिएबल है, जिसको हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटीजर और 3 कैरेक्टर एरे है। तो यहाँ पे इसको इतने मेमोरी ब्लॉक असाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर के लिए है, दिस इज फॉर रोल नंबर, दिस इज फॉर नेम। उसके बाद में ये मेरा डिपार्टमेंट के लिए है, और ये मेरा एड्रेस के लिए है। तो इतने मेमोरी ब्लॉक असाइन हो गए ये वेरिएबल को। दिस इज वेरिएबल, दिस इज स्ट्रक्चर वेरिएबल। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो वी हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल को इतने मेमोरी ब्लॉक्स असाइन हुए। तो ये मेरा 2 बाइट है इसके अंदर। अब अगर मुझे रोल नंबर अगर सेव करना है, तो रोल नंबर मैं कैसे सेव कर सकता हूं, तो वो रोल नंबर मैं सेव करूंगा, आई कैन से एस डॉट रोल नंबर। अब नाम आपको सेम रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे रोल नंबर पूरा लिखा है। तो यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर, आई एड रोल नंबर लेट्स से 10। देन मेरे नेम सेव करना है, तो आई से एस डॉट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे नेम डालता हूं। तो ये नेम सेव हुआ। मैक्सिमम मेरा नाम कितना लंबा होना चाहिए, 25 कैरेक्टर, उससे बड़ा नाम अलाउड नहीं होगा। इसके आगे एस डॉट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ध्यान से स्पेलिंग देखो, डिपार्टमेंट DEPT लिखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा DEPT इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ BSCIT। देन एस डॉट एड्रेस, एस डॉट एड्रेस। अब एड्रेस पूरा लिखना है जैसे यहाँ पे आपने लिखा है। तो मैं यहाँ पे पूरा जैसे लिखा है वैसा, और इसके आगे मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ, लेट्स से आई जस्ट ऐड एड्रेस हियर, दैट्स इट। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, मैं ये वे में डिक्लेयर कर सकता हूँ, या फिर और एल्स हम लोग यहाँ पे सेकेंड वे जो रहेगा, मतलब ये पूरा इतना ज्यादा अगर मुझे मेहनत नहीं करना है, तो मैं सेकेंड वे में स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर और इनिशियलाइज, अब यहाँ पे समझो, ये मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे बराबर है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। ओके, जहां पे वैल्यू असाइनमेंट हुआ। बट ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ भी हो सकता है, ये ऐसे अलग अलग मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो एक साथ अगर करना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट, तो यहाँ पे आई राइट स्ट्रक्ट, देन स्टूडेंट। ओके, मेरा जो स्ट्रक्चर का नाम है एस इक्वल टू ब्रैकेट वैल्यू इनिशियलाइजेशन, जैसे एरे में आप करते हैं, तो 10। देन यहां पे मैं डाल दूंगा लाइक दिस, देन लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो जो काम हमने यहाँ पे किया वो सेम काम यहाँ पे एक ही बार में हो सकता है। और बाय द वे, ये जो मेरा एस नाम का वेरिएबल बना, तो उसमें यहाँ पे 10 जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ये जाएगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जाएगा मेमोरी ब्लॉक में, और यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला वैल्यू जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें से अगर मुझे कोई एक वैल्यू अगर प्रिंट करना है, तो मैं उसको सी आउट वे में भी प्रिंट कर सकता हूँ, एंड प्रिंट एफ वे में भी प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। ये दोनों वे में हम लोग काम कर सकते हैं। तो सी आउट में यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर डॉट एस डॉट, मैं नेम अगर लिखूंगा तो उसका नेम मैं प्रिंट कर सकता हूँ, एस डॉट
व्हाट वी से एस डॉट एड्रेस लिखूंगा तो एड्रेस प्रिंट कर सकता हूँ, है ना। इट कैन बी डन लाइक दिस। और सेम वे सी आउट में आपको प्रिंट एफ में आपको ट्राई करना है। अच्छा, अब अगर ऐसा नहीं किया तो और एक वे क्या हो सकता है वो समझते हैं अब हम लोग। तो मैं आपको नेक्स्ट वे अगर बताऊं तो अब और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपको यहां तक क्या समझ में आया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कभी हम लोग बनाते हैं जब मुझे 3 4 5 अलग अलग वैल्यूज अगर यूजर से लेना है और मुझे चाहिए कि वो मिस्टेक ना हो। जब कभी हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे तो वो टाइम पे सारे वैल्यू आने चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोल नंबर, नेम, एड्रेस और डिपार्टमेंट, ये चारों वैल्यू आने चाहिए बाय डिफॉल्ट। मुझे ऐसा चाहिए। और भी वैल्यूज हो सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर का साइज और भी बड़ा हो सकता है। और अब अगर मुझे 50 स्टूडेंट से अगर वैल्यू लेना है तो मैं 50 बार ऐसे 4 5 अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बना सकता। और इंडिविजुअल वेरिएबल अगर मैं बनाऊंगा तो वहां पे मिस्टेक क्या हो सकता है? कोई एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन हुआ, कोई एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे क्या चाहिए? मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि जब कभी स्टूडेंट्स से हम लोग अगर डेटा लेंगे तो स्टूडेंट से हमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस और डिपार्टमेंट, ये चार वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेना है। तो मुझे अभी वो चार अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक रोल नंबर वाला अलग, डिपार्टमेंट वाला अलग, नेम वाला अलग, उसका एड्रेस वाला अलग। उसके जगह पे मैंने सबको साथ में क्लब किया, सिमिलर टाइप के वेरिएबल को। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स जो रहता है ना उसको हम लोग, सॉरी, कलेक्शन ऑफ सम सेम कैटेगरी ऑफ वैल्यूज, उसको हम लोग स्ट्रक्चर में डालते हैं। अब याद रखो, एरे नहीं बन सकता। एरे के अंदर भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज होते हैं। मतलब एरे कैन बी ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यू, एरे कैन बी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल अलग अलग टाइप के वैल्यूज अगर साथ में डालना है तो वो टाइम पे हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना दूंगा जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट से मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है, कैरेक्टर वैल्यू लेना है, फ्लोट वैल्यू लेना है, स्ट्रिंग वैल्यू लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब जब जब मैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाऊंगा तो वो बाय डिफॉल्ट उतने मेमोरी लोकेशन रिजर्व करके रखेगा उसके लिए। तो मुझे बार बार ये 4 5 अलग अलग या 7 10 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है। मुझे सीधा एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर वो 10 अलग अलग मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएंगे उसके लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मैजिक ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर। हाँ, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका स्ट्रक्चर का और ऑल्टरनेटिव है, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो वो हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन यहां तक आपको समझ में आया? किसी को डाउट है? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस गर्ल्स, रिप्लाई क्विक। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? अदर स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके, अदर्स रिप्लाई रिप्लाई। आई वांट जितने भी लोग हैं शुड बी अटेंटिव। या चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड्स होता है ना, जो हम लोग कार्ड्स खेलते हैं वो कार्ड्स के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक कार्ड अगर बनाऊं, लेट्स से, सॉरी गलत कार्ड बन गया, रेक्टेंगल कार्ड बनेगा। अब मेरे पास अगर ये किंग है तो ये किंग जो है ये ऐसा हार्ट का हो सकता है ना। तो मेरे पास ये हार्ट का हो सकता है, स्प्रेड का हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे इसके लिए अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरे क्या क्या वैल्यूज जाएंगे? तो पहला होगा इसका फेस, फेस वैल्यू। तो मेरे पास फेस वैल्यू का मतलब है मेरे पास कार्ड नंबर्स रहेंगे बेसिकली 1 2 3, है ना। तो 1 मतलब ये ए आता है हमारा, और 2 3 गोज लाइक दिस। और उसके बाद में 10 आता है, और उसके बाद 10 के बाद 11 12 जो भी आएंगे वो 11 12 के लिए बेसिकली क्या आएगा? यहाँ पे क्वीन और किंग आएगा, है ना। तो ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। इट 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 गोज लाइक दिस। इसके बाद में आपके पास जो कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग शेप्स रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक जार जैसा जो शेप रहता है हमारा, ओके, ऐसा कुछ जार जैसा जो शेप रहता है, उसके लिए 0 है। और उसके बाद आई मीन अगर मैं आपको बता दूं, चलो एक बार
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास कार्ड जो रहता है, एक सेकेंड ना। तो मेरे पास शेप कौन से रहेंगे वो पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन नाम कॉपी कर लिए, शेप्स कॉपी कर लिए, मेरे से बनेंगे नहीं इसके लिए। तो मेरे पास जो शेप्स होंगे वो ये सारे शेप्स है। ठीक है, दिस आर द शेप्स। तो ये अपना डायमंड शेप एक रह गया है, तो वो तो आपको समझ में आएगा डायमंड शेप कैसा होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास अलग अलग शेप्स होते हैं। तो डायमंड वाला कुछ हमारा डायमंड वाला शेप तो हमें पता ही है, ऐसा कुछ होता है। तो ये चार शेप है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्लब है, क्लब को मैं जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायमंड वन, हार्ट टू, एंड ये जो स्पेड्स है इसको मैं थ्री नाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे शेप्स है उनको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। इसके बाद में हमारे पास कार्ड्स के अंदर कलर होते हैं। तो आपके दो ही टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक ब्लैक कलर होगा और एक रेड कलर होगा। तो ब्लैक के लिए मैंने यहाँ पे जीरो दिया, रेड के लिए मैंने वन दिया। तो ऐसे हमारे पास कार्ड्स होते हैं। अब इसके लिए अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, आई से स्ट्रक्ट, नाम दूंगा मैं कार्ड्स, ब्रैकेट। पहला मेरा वेरिएबल जो बनेगा, तीन टाइप के वेरिएबल बनेंगे। पहला बनेगा इंट फेस, देन इंट शेप एंड इंट कलर। तो तीनों मेरे इंटीजर वैल्यूज रहेंगे, बिकॉज तीनों में कोई ना कोई वैल्यूज नंबर्स जा रहा है ना। बस, तो ये तीन बन गए। और इसका अगर मैं साइज बोलूंगा, तो आपका साइज जो होगा इसका, वो टोटल साइज कितना होगा, ये 2 बाइट्स, ये 2 बाइट्स, ये भी 2 बाइट्स। तो टोटल मेरे 6 बाइट्स हो गए। तो मेरा जो कार्ड्स वाला स्ट्रक्चर है, ये 6 बाइट्स का मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं अगर इसमें वैल्यू अगर डिक्लेयर करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट मेन। और इंट मेन के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल अगर डिक्लेयर करूं कार्ड्स वाला, तो कार्ड्स, एंड मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया सी। तो जैसे ही मैं सी वाला वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसको ऐसे तीन मेमोरी ब्लॉक्स असाइन हो जाएंगे, है ना। और ये कहाँ पे असाइन हो रहे हैं, रैम पे, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये रैम पे असाइन हो रहा है बाय द वे, ये सारे ब्लॉक्स। तो यहाँ पे अब मेरे पास पहला जो मेमोरी ब्लॉक रहेगा, ये फेस वैल्यू सेव करेगा। दूसरा मेमोरी ब्लॉक शेप वाला वैल्यू सेव करेगा। तीसरा कलर वाला वैल्यू सेव करेगा। ठीक है। और उसमें अगर मुझे वैल्यू असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी डॉट शेप इक्वल टू वन। तो अगर मैंने यहाँ पे सी डॉट शेप इक्वल टू अगर वन लिखा है, तो वन का मतलब डायमंड हो गया, है ना, एज पर आर केस। देन सी डॉट शेप इक्वल टू, लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ जीरो। तो जीरो शेप का मतलब क्या हो गया, पहला मैंने फेस लिखा है ना, सॉरी, वन फेस, वन का मतलब ये अपना इक्का हो गया। ठीक है, ए हो गया। देन शेप जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो शेप क्या है, आपका क्लब है। तो फेस वैल्यू वन है, मतलब ये ए वाला कार्ड आएगा। शेप जीरो का मतलब ये क्लब्स वाला आएगा। एंड सी डॉट कलर इक्वल टू, अगर मैं वन डालता हूं, तो वन मीन्स कौन सा कलर है हमारा, रेड कलर है। तो यहाँ पे आपके वैल्यूज कैसे जाएंगे, वन जीरो वन, है ना। तो अब मैंने आपको बताया था, एक तो ये वे होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका हो गया, ये डिक्लेयर किया आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल, और यहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज किया, राइट। तो और ये दोनों अगर साथ में करना है, तो हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। तो साथ में करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग सीधा कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट कार्ड्स, मेरा स्ट्रक्चर का नाम है सी इक्वल टू ब्रैकेट 101,
दैट्स इट। सो ये वे में मैंने ये तीनों, मतलब ये ऊपर जो 4 लाइन लिखा है उसके जगह पे मेरा काम ये एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट कैन बी डन। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए कि हमारे पास जो कार्ड का डेक होता है, मतलब पूरा जो कार्ड्स का एक बंच होता है उसके अंदर 52 कार्ड्स रहते हैं। तो अब अगर मुझे 52 कार्ड्स के लिए अगर बनाना है तो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ वापस, अगर हम लोग मेन मेथड के अंदर 52 कार्ड्स 52 मतलब पूरा कार्ड डेक के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरा ये मेन मेथड आएगा। मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई से स्ट्रक्ट, ओके, कार्ड्स, और मैं यहाँ पे अब एक एरे बना दूंगा विद द साइज 52। ध्यान से समझो, मेरा जो एक कार्ड्स वाला एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर हो रहा है ना, ये कार्ड स्ट्रक्चर वाला एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर हो रहा है तो उसको कितना हमारे मेमोरी ब्लॉक्स असाइन हो रहे हैं, 6 बाइट्स, है ना। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास मैंने एक एरे बना दिया 52 का साइज का, तो 52 और मल्टीप्लाई विथ 6, मतलब ये टोटल जो मेरा एरे बना है ना, इसको जो मेमोरी ब्लॉक असाइन होंगे वो रहेंगे 312 मेमोरी बाइट्स। तो मेरा ये कंप्लीट जो एरे है ना, इसका साइज ये हो गया। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हर एक डेक जीरो, मतलब ये जो मेरा डेक नाम का एरे है इसके जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे 3 वैल्यूज जाएंगे, है ना। फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे वापस 3 वैल्यूज जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे ऐसे एरे है 52 कार्ड्स है, और वो 52 कार्ड्स का वैल्यू अगर सेव करना है तो वो 52 कार्ड्स का वैल्यू मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट कार्ड्स। मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब अच्छा, ये तो डिक्लेयर हो गया है ना, ये डिक्लेयर हो गया। अब इनिशियलाइज करना हमारे लिए वो वापस ये ऊपर जैसे हमने इनिशियलाइज किया ऐसा अभी 52 एरे के लिए थोड़ी इनिशियलाइज करेंगे, ये तो आई मीन नॉनसेंस बात हो गया। तो इसके लिए हम लोग इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेक 52 और इनिशियलाइजेशन, ये तो हमारा डिक्लेरेशन हो गया, है ना, डिक्लेरेशन हो गया। अब इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन इसके आगे मैं एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट डालूंगा, बड़ा कर्ली ब्रैकेट फॉर द मेन दिस एरे, और उसके अंदर इंडिविजुअल इंडेक्स पोजीशन पे मैं यहां पे डालता हूं 100 कॉमा 101। तो बेसिकली ये पहला जो है ये मेरा पहला क्या है, फेस है। तो फेस वैल्यू 1 है, 1 का मतलब एक वाला कार्ड रहेगा, 2 3, है ना। देन शेप 0 का मतलब क्लब है, डायमंड है, हार्ट है और स्पेड्स है। देन कलर ब्लैक एंड रेड, दो ही है, तो कलर में तो 1010 वैल्यू ही जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेक वाला एरे का, डेक एरे के जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे 3 मेमोरी ब्लॉक्स गए, ओके, जिसमें से फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक है बेस, सेकेंड क्या है, शेप है, और थर्ड कलर है। तो ये शेप हो गया और ये कलर हो गया। तो शेप मेरा कौन, फेस कौन सा है, 1 है, 1 मतलब ए वाला कार्ड। देन शेप कौन सा है, 0 है, और कलर कौन सा है, 0 है। देन ये मेरा डेक वाला जो मैंने यहाँ पे कार्ड्स वाला जो एरे बनाया डेक नाम का, उसका फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे अगेन 3 मेमोरी ब्लॉक्स असाइन होंगे, ओके, जिसके अंदर फेस, अगेन ये फेस हो गया, है ना, तो फेस 1 ही है। देन शेप 0 है और कलर आपका 1 है। तो ये शेप हो गया, ये कलर हो गया। अब सेम वे अगर मैं यहाँ पे और ऐसे अगर ऐड करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूं 200, तो अगेन मेरा और एक यहाँ पे डेक के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे 3 मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे, फेस, शेप एंड कलर। तो फेस मेरा 2 है, शेप हमारा 0 है, और कलर हमारा 0 है। तो ऐसे मैं 52 कार्ड्स का इंफॉर्मेशन ये कंबाइन एक एरे के अंदर डाल सकता हूं।
दिस इज समथिंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने जो डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये वे में हमारा डेटा जाता है और इसको और हम लोग फिल्टर आउट और इसको हम लोग इजी करते हैं। तो अगर मैं एक ऑनलाइन गेम बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसे चीजें मुझे लगेंगे, है ना? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? समझ में आया सबको? अच्छा, अब अगर मुझे यहां से कोई एलिमेंट अगर प्रिंट करने हैं तो प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा प्रिंटफ, ओके, %d, कॉमा, मेरा जो एरे है कार्ड्स का, उसका नाम है डेक, उसका जीरोथ इंडेक्स पोजीशन। तो जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे तीनों वैल्यूज आएंगे, लेकिन अगर मुझे उसका सिर्फ फेस वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेस। सेम वे अगर मुझे उसका सिर्फ शेप वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ printf %d, है ना, /n चाहिए, न्यू लाइन में चाहिए तो डेक 0 और उसका शेप, अगर मुझे एकदम डिटेल में प्रिंट करना है। और मेरा डेक एरे के जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे जो शेप, फेस एंड कलर वैल्यू तीनों अगर प्रिंट करना है तो सिंपली ऐसा डाल दो। और सेम वे सी आउट में भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, डेक 0 डॉट फेस। तो चाहे आप सी में लिखो, C++ में लिखो, सेम वे में जाएगा, खाली स्टेटमेंट में थोड़ा चेंजेस होगा सिंटेक्स में। ये हमारा सी में हो गया, सी लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, C++ में ऐसे लिखेंगे, है ना? किसी को कोई भी डाउट है? समझ में आया मैंने क्या किया वो? जल्दी बताओ। एम आई क्लियर विद दिस? सबको समझा हमने क्या किया? गर्ल्स, सबको क्लियर है? यस, रिप्लाई क्विक। चलो, तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम लोग प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। तो ब्राउजर पे हमारे ऑनलाइन जीडीबी वाले कंपाइलर पे जाते हैं। सो लेट्स गो टू ब्राउजर, और यहाँ पे ये वाला हमारा कंपाइलर है। और ये कंपाइलर पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहले वाला जो कोड लिखा है इसको हटा देंगे, और ये कोड के जगह पे अब हम लोग हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपका स्ट्रक्चर बनता कैसे है? मेन मेथड के बाहर स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से समझो। तो मेन मेथड के बाहर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट, दैट इज द कीवर्ड। मेरा जो पहला स्ट्रक्चर हमने जो सीखा था वो था रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेक्टेंगल। उसको मैं एक ये होने के बाद में इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, और उसके अंदर मैं इंट लेंथ वेरिएबल बनाता हूँ एंड इंट ब्रेथ वेरिएबल बनाता हूँ। तो मेरे दो वेरिएबल बन गए, और यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर एंड होता है तो सेमीकोलन डाल देंगे, दैट इज द एंड। ओके, यहाँ तक ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ऊपर वाला कोड आपका सेम है। उसके बाद मेन मेथड में आता है अभी। तो यहाँ तक ये होने के बाद में, अच्छा, अब हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल मैं चाहिए तो सीधा यहाँ पे R1 डाल के मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके, एक ये वे रहता है कि जहाँ पे मैंने मल्टीपल अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर बनाने, मतलब मुझे 2-3 अलग अलग रेक्टेंगल के इंफॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा R1 R2 R3 लाइक दिस। सीधा ये शॉर्टकट वे हो गया। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ से उठा के हम लोग कॉपी करेंगे और उसके आगे मैं डालूंगा R1 R2 R3 ऐसे। तो ये मेरे 3 स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर हो गए बाय द वे, है ना? तो ये मैंने 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए। अच्छा, अब ये डिक्लेरेशन ऐसा तो काम नहीं करेगा, तो इसको उठा के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के हमें मेन मेथड में डालना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन जो है वो, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना है ना, इनिशियलाइज भी करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया ऐसे। और ये करने के बाद में अब इसको हम लोग साथ में इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल टू, मैं यहाँ पे 10, 20, 10 ऐसे दो वैल्यूज डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे अगर इसको वर्क करना है तो यहाँ पे मैं printf लिख सकता हूँ, अगर मुझे उसका साइज प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं डालूंगा। अच्छा, अब ध्यान से समझो,
ये मेरा इंटीजर है, बराबर है। इंटीजर को हम लोग बेसिकली छोटे साइज रहता है मेमोरी लोकेशन, तो उसके लिए %d लिखते हैं। लेकिन जब मैं ये इंटीजर और ये वाला इंटीजर, सॉरी, ये दो इंटीजर वैल्यूज को जब मैं मर्ज करूंगा तो मेरा फाइनल जो मेमोरी साइज रहेगा ना वो बड़ा रहेगा। सॉरी, तो वो जो बड़ा मेमोरी ब्लॉक साइज है उसको अगर मुझे प्रॉपरली हैंडल करना है तो मेरा काम %d से भी चलेगा, बाय द वे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, और उसके आगे मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, और मुझे किसका साइज चेक करना है, R1 का साइज चेक करना है। तो मैंने फिलहाल के लिए तो बस इतना लिखा, एंड नाउ व्हेन आई रन दिस, ये देखो, ये आपको क्या बता रहा है, ये मेरे पास ये %d है जो बड़ा साइज का नंबर सेव नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज मेरे पास दो इंटीजर वैल्यूज है यहाँ पे, है ना। तो फाइनल स्ट्रक्चर का जो साइज है वो बहुत बड़ा रहेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एलयू डालना पड़ेगा, लॉन्ग अनसाइंड वैल्यू। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग अनसाइंड के लिए एलयू लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, मुझे इसका साइज कितना बता रहा है, 8 बाइट्स का। 4 बाइट्स फॉर दिस, 4 बाइट्स फॉर दिस। अब याद रखो, जो आपके कंपाइलर्स है वो 4 4 बाइट्स असाइन करते हैं, है ना। सिंपल है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं कैरेक्टर भी डाल देता हूँ एक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टर एक्स। और अब अगर मैं इसका साइज अगर मैं चेक करूंगा ना, तो इसका साइज आपको डिफरेंट मिलेगा। देखो, इसका साइज आपको कितना मिल रहा है, 12 का मिल रहा है। मतलब क्या है, ध्यान से समझो, हमने क्या बताया, इंट के लिए यहाँ पे 4 बाइट असाइन हो रहा है, ऑनलाइन कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 4 बाइट ही असाइन कर रहा है ना। और ब्रेथ के लिए भी 4 बाइट असाइन हो रहे हैं। अब कैरेक्टर के लिए एक ही बाइट असाइन होना चाहिए, तो वो एक ही बाइट यूज करेगा, लेकिन असाइन 4 बाइट होंगे। जैसे अगर हम लोग कोई मेडिसिन लेने जाते हैं मार्केट से, तो हमें एक ही मेडिसिन लेना रहेगा, दो ही लेना रहेगा, लेकिन मिलेगा तो 10 का पैकेट ही ना। तो बस वैसे ही है, यहाँ पे आपको 4 बाइट का लॉट ही मिलता है बाय डिफॉल्ट मिनिमम। अब उसमें से कैरेक्टर जो है वो यूज एक ही बाइट करेगा, ठीक है, एक ही मेमोरी ब्लॉक वो यूज करेगा, लेकिन इसके लिए असाइन कितने रहेंगे, 4। तो इसके लिए आपको R1 का साइज जो है ना वो अभी 12 बता रहा है। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वाले वेरिएबल बनाया और एक कैरेक्टर बनाया, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है सबको। और वैल्यूज अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे साइज ऑफ लिखा है उसकी जगह पे आप सीधा प्रिंट भी कर सकते। चलो, अब अगर मुझे C++ वे में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा R1 डॉट लेंथ। तो ये मेरा R1 लेंथ का वैल्यू क्या है वो प्रिंट करके बताएगा मुझे। ये देखो, अब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं चाहिए मुझे, साथ में आ रहे, तो यहाँ पे मैं /n डाल दूंगा। तो अब ये एक के नीचे एक नंबर्स आएंगे मेरे, है ना। तो मेरा साइज 12 का है R1 का, और जो मेरा R1 के अंदर लेंथ है वो 20 का है। एंड सेम वे printf, अगर मुझे LU, %LU, और यहाँ पे अब मुझे अगर उनका व्हाट वी से, मुझे अगर ब्रेथ अगर चेक करना है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R1 डॉट ब्रेथ, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं, ये देखो, ठीक है। तो ये आपको अच्छा, तो ब्रेथ में मुझे %d से मेरा काम चल जाएगा आई थिंक, क्योंकि सिंगल वैल्यू में ले रहा हूं, तो सिंगल वैल्यू के लिए लॉन्ग अनसाइन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, जब मैं R1 वेरिएबल, मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज में जब चेक कर रहा था ना, वो %d पे मुझे वार्निंग दे रहा था कि भाई आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल R1 जो है इसका साइज बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैंने R1 का ब्रेथ चेक किया ना, वो बता रहा है कि भाई इसका लॉन्ग साइज नहीं है, इसका 4 बाइट का ही साइज है, तो आपको %d ही यूज करना है यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब दोनों चीजें साथ में आ रहे हैं, है ना। तो मैंने जो C++ का यहाँ पे लाइन लिखा है, इसके आगे मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंडल। तो जब मैं एंडल लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे इसके आगे
मेरा 20 के बाद वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन इन अ वेरी इजी मैनर। और हम लोग वैल्यूज अलग भी कर सकते हैं। अलग का मतलब है, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज एंड डिक्लेरेशन एक ही लाइन में किया और वहां पे मैंने 20 और 10 असाइन किया है, जो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। अब अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उसकी वैल्यू अगर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L1 डॉट लेंथ इक्वल टू 50 एंड सॉरी R1 डॉट ब्रेथ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे आउटपुट जो है ये चेंज हो जाएगा। क्यों? आपने वैल्यूज ओवरराइट कर दिए। ये देखो यहाँ पे आपने वैल्यूज ओवरराइट कर दिए। पुराने वैल्यू जो इनिशियलाइज हुए थे वो 2010 थे, नए वैल्यूज जो आपने मॉडिफाई कर दिए वो 50 और 100 गया है। तो आपके वैल्यू चेंज हो गए। सिंपल है। ठीक है। एनी डाउट फॉर दिस स्टूडेंट्स? एनी डाउट? तो जैसे मैंने ये वाला किया वैसे आप स्टूडेंट्स का एडमिशन कर सकते हो। तो आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट एडमिशन वाला, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स के एडमिशन लोगे। ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? रिप्लाई क्विक क्विक क्विक। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो ये जो हमने प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में डाल देता हूं, जिसको आप रेफर कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ट्राई करो, आराम से वो वर्क करेगा। ठीक है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और ग्रुप में मुझे एक ही स्टूडेंट के साइड से रिप्लाई मिला था। एक ही स्टूडेंट के पास से मुझे रिप्लाई मिला, आई वांट अदर स्टूडेंट्स आल्सो टू ट्राई द सिमिलर वे। तो जिनको अगर डाउट है, जिनको नहीं समझा है, तो अभी जो वे में मैंने बताया वो आपको ट्राई करना है। और अब ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल होगा नेक्स्ट लेक्चर। और कल जो लेक्चर होगा इसके अंदर मैं आपको पॉइंटर्स और पॉइंटर स्पेसिफिक चीजें पढ़ाऊंगा। और उसके आगे फिर हम लोग फंक्शंस और उसके अंदर जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक कुछ चीजें जो है वो यहाँ से डिस्कस करना चालू करेंगे। तो अभी से हमारा थोड़े ट्रिकी पार्ट, या बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल हमें कोडिंग की जरूरत रहती है ना, वो एक्चुअल कोडिंग यहाँ ये पॉइंट से चालू होता है। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। या सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।